हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 59। ये इस सीरीज का सेट नंबर 59 है और हीट का ये पार्ट 7 है। हीट का ये पार्ट 7 है और पूरी सीरीज का ये सेट नंबर 59 है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो भी इस सीरीज में वीडियो आएंगे उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस पते पर जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आप यहाँ पर QR कोड जो दिया हुआ है इसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। हीट का ये पार्ट 7 है। निम्न में से कौन सा एक ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है? ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा संलयन। देखिए, ये बात आप जानते हो कि हीट का जो ट्रांसफर है वो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब देखो, इनकी 3 विधियां होती है, यानी 3 तरीकों से ये जो ऊष्मा है जा सकती है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। 3 तरीके हैं इसके। जो पहला तरीका है उसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्शन यानी कि चालन। जो दूसरा तरीका है उसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं यानी कि संवहन। और जो तीसरा तरीका है उसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं यानी कि विकिरण। तो जो 3 मेथड्स हैं हम लोग इनके ऊपर सवाल देखेंगे, क्या अंतर है इन सब में, क्या होता है ये सब, इन सारे के ऊपर हम लोग सवाल देखेंगे। जो ये बर्तन है उसको हीट दिया जा रहा है यहाँ पे, इस वाले जगह पे। धीरे धीरे आप जानते हो कि ये जो पार्ट होता है हैंडल, ये भी गर्म हो जाता है। कैसे होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में। यहाँ पर तापमान कम था, यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तो तापमान में डिफरेंस होने के कारण ये हीट का फ्लो जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा और यहाँ पर कंडक्शन के द्वारा होता है। मान लो इसके अंदर पानी है तो नीचे वाला पानी जो होगा वो पहले गर्म होगा, नीचे वाला जो पानी होगा पहले गर्म होगा, फिर वो पानी हल्का हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला पानी भारी होगा, वो नीचे आएगा। तो इस प्रकार से जो पूरा पानी है वो भी गर्म हो जाएगा। तो पानी का इसमें गर्म होना कन्वेक्शन के द्वारा होगा, संवहन के द्वारा होगा। उसके बाद इसके आसपास जो रीजन है वहाँ पर भी आप गर्मी महसूस करते हैं। तो एक तीसरा तरीका होता है रेडिएशन, जिससे जो हीट है वो आप तक पहुँचती है। तो ये 3 तरीके हैं जो आपको रटे होने चाहिए। ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर 3 तरीकों से हो सकता है। जो पहला है वो है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। ऊष्मा संचरण की विधि चालन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? चालन मतलब कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में बताना है कि कौन सा असत्य है। चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ होता है। क्या ये सही है? देखो, कोई सी भी विधि हो, जो रूल है वो है, और वो रूल क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो विधि कोई सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ लिखा है निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है आपको। माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन में ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों के कंपन के कारण होता है, ये भी सही है। चालन में माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, ये भी सही है। ACD ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ये चालन जो है ना उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी विशेषता है। 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। जो पहला मेथड है वो है कंडक्शन। अब देखो, कंडक्शन के लिए क्या है कि मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए। कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल मीडियम चाहिए। मीडियम यानी कि माध्यम, दोनों को माध्यम चाहिए, रेडिएशन को नहीं चाहिए। ये जो चालन है और ये जो संवहन है, इन दोनों विधि में, इन दोनों विधि से ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कंडक्शन में क्या होता है कि माध्यम के जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर क्या करते हैं कि केवल वाइब्रेट करते हैं, केवल कंपन करते हैं। कंपन करेंगे और अपने बगल वाले को धक्का मार देंगे, कंपन करेंगे और अपने बगल वाले को धक्का मार देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में एनर्जी का ट्रांसफर जो है लगातार होते रहेगा और ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। माध्यम के जो कण होते हैं वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, केवल अपने स्थान के आगे पीछे क्या करते हैं कि कंपन करते हैं। संवहन में क्या होगा कि माध्यम के जो कण होंगे वो अपने स्थान को छोड़ देंगे, वो अपने स्थान को छोड़ेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। जैसे इस वाले में देखो, यहाँ से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है यहाँ तक हो गया, तो इनमें क्या हुआ कि माध्यम के जो कण है वो केवल वाइब्रेट किया, केवल वाइब्रेट किया। लेकिन पानी जो गर्म हुआ यहाँ पर वो कैसे हुआ कि नीचे जो पानी के कण थे, नीचे जो पानी के कण थे, अणु थे, पहले वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये अपना स्थान छोड़ करके ऊपर चला गया,
ये अपना स्थान छोड़ करके ऊपर चला गया, फिर ऊपर वाला कण नीचे आया, तब जाकर के ये पूरा पानी जो है गर्म हुआ। जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, वो 0 होता है इसमें कंडक्शन में। वो अपने ही स्थान पर आएगा, कंपन करेगा, अपने स्थान पर आएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान तक चला जाएगा। यहाँ पर जो कण है वो छोड़ करके यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो चालन है और संवहन है, इन दोनों में अंतर क्या है कि भाई दोनों को माध्यम चाहिए, दोनों को माध्यम चाहिए, लेकिन एक में माध्यम के कण जो है अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, केवल वो कंपन करते हैं। जबकि दूसरे में क्या होगा कि माध्यम के कण अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये अंतर है दोनों में। और जो रेडिएशन है, इसे तो माध्यम से मतलब ही नहीं है, इसे माध्यम नहीं चाहिए। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है चालन में और संवहन में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम के कण अपने स्थान का त्याग करते हैं? कौन सी विधि है ये? संवहन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, विकिरण में माध्यम नहीं चाहिए, चालन और संवहन में माध्यम चाहिए। चालन में माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। संवहन में माध्यम के कण अपने स्थान को छोड़ते हैं। ऊष्मा संचरण की किस विधि में ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है? याद करो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे कि लाइट है ना, लाइट, जैसे कि एक्सरे, जैसे कि गामा रे, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लाइट है, ये सारे क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ऐसे ही जो ये रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो विकिरण है अपने आप में क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम बोलते हैं लाइट को चलने के लिए माध्यम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लाइट को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। जो लाइट है ये निर्वात में भी चलती है। वैसे ही जो विकिरण है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, वो सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लागू हो जाती है। जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और ये लाइट की स्पीड से चलेगी। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है ऊष्मा का संचरण होगा विकिरण में। तो ये जो रेडिएशन है ये क्या है? ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और किस स्पीड से ऊष्मा का संचरण होगा इसमें? लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड से। ठीक है, और क्या हम बोलेंगे इसमें? माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये जो है निर्वात में भी चल सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा संचरण का प्रकाश की गति से होता है, सही है। ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है, सही है। उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त जो है सभी सही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो ठोस होते हैं क्या उनके जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्रीली मूव करते हैं? आप बोलेंगे कि नहीं, आपने पढ़ा होगा ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं। उनके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रांग होता है। तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो अपने स्थान पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसे क्या है कि वाइब्रेट कर सकते हैं। तो बताओ कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण जो है केवल कंपन करते हैं अपने स्थान पर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं? तो वो है चालन। तो ठोसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चालन विधि से होता है। जबकि ये जो संवहन है ये लिक्विड एंड गैस, जो द्रव होता है और जो गैस होती है, इनमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो मुख्यतः संवहन विधि द्वारा होता है। क्योंकि इनके जो कण होंगे लिक्विड और गैस के, ये फ्रीली मूव करते हैं। तो इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन विधि द्वारा होगा। जो माध्यम के कण हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मुख्यतः लिक्विड और गैस में, द्रव और गैस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है। ऊष्मा प्रवाह चालन द्वारा की दर को डैश कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर को डैश कहते हैं, चालन द्वारा, चालन विधि द्वारा। ऊष्मा प्रवाह की दर को तो हम बोल सकते हैं Q/T के बारे में बात किया जा रहा है। ऊष्मा प्रवाह की दर का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने पढ़ा होगा कि आवेशों के प्रवाह के दर को Q/T, आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। वैसे ही ऊष्मा के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट करंट बोलते हैं। ऊष्मा के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट करंट बोलते हैं, हीट करंट बोलते हैं, ऊष्मा धारा बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये अगर चार्ज है तो ये हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है। और ये क्या है? ये आवेश है, चार्ज है। जबकि यहाँ जो Q है ये क्या है? हीट है। ऊष्मा धारा के संदर्भ में सत्य है। ऊष्मा धारा यानी कि हीट करंट के बारे में बताना है। ये जो मैंने अभी आपको कहा बराबर Q/T, Q/T या फिर आपको कहीं पर मिल सकता है ΔQ/ΔT। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, इसका मतलब सेम ही है। बोल रखा यह चालक के लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ये जो ΔQ/ΔT है यानी जो हीट करंट है, इसके बारे में ये कहा गया है कि ये समानुपाती है चालक के लंबाई के, व्युत्क्रम अनुपाती है चालक के लंबाई के। ये तो ये सही है। ये अभी हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। यह चालक के सिरों के बीच तापांतर के समानुपाती है, यानी ये समानुपाती है ताप में जो अंतर है उसके, ये भी सही है। यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है, यानी कि ये एरिया के समानुपाती है, तो ये भी सही है। इनमें से सभी जो है सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ΔQ/ΔT है यानी कि जो हीट करंट है ये समानुपाती है A∆T/L के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट आएगा, ΔQ/ΔT बराबर कांस्टेंट K आएगा और ये हो जाएगा A∆T/L। ये K क्यों आया? इसको हटाने के लिए, जब इसको हटाया तो ये K आया, और ये K को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ऊष्मीय चालकता गुणांक। यहाँ पर देखिए ये एक चालक है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है। ये हीट का फ्लो आपको दिखलाया गया है यहाँ पर। ये जो चालक है इसकी लंबाई जो है L है। इस वाले सिरे का तापमान जो है T है, कैपिटल T। इसका तापमान T+ΔT है, यानी इन दोनों के बीच तापमान का अंतर क्या है? ΔT है। ये जो है हमारा हॉट एंड है, गर्म है ये, क्योंकि इसका तापमान ज़्यादा है ΔT से, और ये हमारा कोल्ड एंड है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा? हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर दिखलाया गया है। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है उस डायरेक्शन में लेंथ ली जाती है। तो हीट फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस डायरेक्शन में देखो यहाँ पर लेंथ ली गई है, राइट। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है उसके परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है, उसके लंबवत एरिया लिया जाता है। तो ये हीट फ्लो हो रही है तो ये एरिया है, एरिया कितना है? A, क्षेत्रफल A है। इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो हम लोगों ने अभी देखा ΔQ/ΔT, ये समानुपाती था एरिया के। ये जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये समानुपाती था टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस के। मान लो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि ये TC है, कोल्ड TC है इसका टेम्परेचर मान लो, और ये TH है, और TH का टेम्परेचर ज़्यादा है TC से, तो ΔT हमारा हो जाता TH - TC, है ना, TH - TC। लेकिन मैंने यहाँ पर T+ΔT माना है, ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ΔT है। T+ΔT में से T को घटाओगे तो ΔT बचेगा। और व्युत्क्रम अनुपाती है इस लंबाई की, इस लंबाई की। और यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि जो ΔQ है ये समानुपाती हो जाएगा किसके? A∆T/L के। यहाँ से इस समानुपातिक चिन्ह को हम हटाएंगे तो K आ जाएगा। देखो यहाँ पर
के आ जाएगा, सॉरी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर के। इस समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर के लाया गया और यह ए डेल्टा टी बाई एल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये जो के है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता की गुणांक, ऊष्मीय चालकता की गुणांक। तो हम लोग देखेंगे अभी इसके ऊपर कई सारे सवाल। मैंने कहा लेंथ आप लेंगे अलोंग द हीट फ्लो, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसकी लंबाई आपको लेनी है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसकी लंबाई आपको लेनी है। वैसे न्यूमेरिकल आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि जो लंबाई है ये है a, ये चौड़ाई b और ये ऊंचाई मान लो कि h है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको कि हीट जो है फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तब आप लेंथ क्या लोगे, b लोगे लेंथ, या फिर a लोगे, या फिर h लोगे। देखो हीट फ्लो जो हो रही है उस डायरेक्शन में लेंथ कौन सी है, a है, तो यहाँ पर l बराबर a हो जाएगा। एरिया कौन सा लोगे, ये हीट फ्लो जो हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है आप उसको एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा और ये h, तो एरिया हो जाएगा b इंटू में h, आयत का क्षेत्रफल। वैसे ये घन दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये घनाभ है, ठीक है, मुझे घनाभ बनाना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लो कि ये घनाभ है। तो ये समझ में आया आपको, लेंथ लेना है हमें जिस डायरेक्शन में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है उस डायरेक्शन में, और एरिया हमें कौन सा चाहिए, जो हीट फ्लो के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। खैर ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसमें हम के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता की गुणांक। ऊष्मीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। चलो सबका एसआई मात्रक लिखो, के का एसआई मात्रक निकल जाएगा। ये तो हीट है तो इसके लिए जूल आएगा, नीचे टाइम है तो इसके लिए सेकंड आएगा, बराबर ये के है, इसका तो हमें निकालना है। एरिया के लिए एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, इस मीटर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड जो है ये वाट होता है, जूल पर सेकेंड वाट होता है, जिसे हम लोग कैपिटल W से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू के इंटू में M इंटू में के। देखो ये थर्मल कंडक्टिविटी है के, ठीक है, और ये केल्विन वाला है, तो यहाँ से के के लिए जो है हमारा एसआई मात्रक आएगा पर मीटर पर केल्विन। तो इसी को हम लिख सकते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन, तो वाट पर मीटर पर केल्विन, ये हमारा आंसर। अब ऐसा हो सकता है कि वाट के स्थान पर आपको जूल पर सेकंड दिख जाए, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, वाट के स्थान पर जूल पर सेकंड लिखेंगे, उसके बाद पर मीटर पर केल्विन तो है ही, ये भी लिख सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वैसे न्यूमेरिकल जो है पूछे जाने के चांस कम है इस फॉर्मूले पर, फिर भी हम लोग एक देख लेते हैं। 2 मिलीमीटर मोटाई और क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले धातु के शीट की ऊष्मीय चालकता गुणांक CGS इकाई में ज्ञात करें। जो K का मान है हमें CGS यूनिट में चाहिए। यदि इससे प्रति मिनट 200 किलो कैलोरी ऊष्मा का संचरण हो रहा है, दोनों सतहों के बीच तापांतर 60 डिग्री सेल्सियस है। देखिए CGS मात्रक हमें चाहिए, हमें CGS मात्रक में K का मान चाहिए, तो हम सारे मान को, ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा Q बाई डेल्टा T बराबर K A डेल्टा T बाई L, इसमें सारे मान को हम लोग क्या डालेंगे, किस यूनिट में डालेंगे, CGS में डालेंगे, तब जाकर के K जो है हमें CGS में मिलेगा। तो ये जो डेल्टा Q है ये हमें कैलोरी में चाहिए, ये जो टाइम है हमें सेकंड में चाहिए CGS के लिए। ये डेल्टा T है हम केल्विन में डालेंगे, केल्विन जो है हम CGS मात्रक में भी लेते हैं और SI मात्रक में भी लेते हैं। लेंथ जो है हमें सेंटीमीटर में चाहिए, एरिया जो है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तब जाकर के K जो है CGS यूनिट में आ जाएगा। तो यहाँ जो हमें लेंथ दी गई है, ये जो मोटाई है यही लेंथ है, ये 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। जो एरिया है यहाँ पर वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी CGS मात्रक में है। उसके बाद देखो डेल्टा Q बाई डेल्टा T,
देखो ये हो जाएगा हमारा 200 गुने में 10 पे पावर 3। अब देखो ये है प्रति मिनट, हमें इसे प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, मतलब प्रति मिनट इतना ऊष्मा जो है स्थानांतरित हो रही है। 60 सेकंड में इतना ऊष्मा स्थानांतरित हो रही थी, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, हम इसमें 60 से भाग लगा देंगे। तो ये प्रति सेकंड इतना ऊष्मा जो है स्थानांतरित हो रही है। अब ये है कैलोरी में, और टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टी टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर में डिफरेंस, डेल्टा टी 60 केल्विन हो जाएगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल गया, सारा का मान जो है यहाँ पर पुट करो। 200 गुने में 10 पे पावर 3 बट्टे में 60 बराबर के हमें चाहिए। एरिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डेल्टा टी हमारे पास 60 हो जाएगा, बट्टे में लेंथ जो है 0.2, लेंथ जो है 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉल्व करो आप इसको, सब कुछ मैंने बता ही दिया कैसे क्या करना है। ये 0.11 आएगा CGS यूनिट में, जो भी यूनिट होता है CGS में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये मिलेगा। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश चालन द्वारा ऊष्मा संचरण की क्षमता की माप है, तो यह है ऊष्मीय चालकता, जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता की गुणांक। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, ये है थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो अगर ये K ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T ज़्यादा है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण की दर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा हो जाएगी अगर K का मान ज़्यादा होगा तो, और ये कम हो जाएगी अगर K का मान कम होगा तो K के मान से हमें ये आइडिया लगता है कि जो ऊष्मा संचरण की जो दर है वो ज़्यादा है या फिर कम है। तो अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ यहाँ पर, मैं बोलूँ मेटल है और एक नॉन मेटल है, धातु है और अधातु है, K का मान किस में ज़्यादा होगा, ऊष्मा का जो है अच्छे से संचरण जो है किस में होगा, धातु में या अधातु में। आप बोलेंगे कि धातु में, मतलब धातु का जो K है वो ज़्यादा होता है और अधातु का जो है कम होता है। तो किसी की थर्मल कंडक्टिविटी अगर हाई है, मतलब हीट ट्रांसफ़र की जो रेट है उसमें हाई है, और अगर किसी की कम है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र की रेट जो है कम हो जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऊष्मीय चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये सही है। ऊष्मीय चालकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्मीय चालकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो K है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, ऊष्मीय चालकता पदार्थ के लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, तो ये सही है। जैसे अभी आपने एक सवाल देखा था, जैसे आपने यहाँ पर जो सवाल देखा था, इसमें K का मान जो है ये आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर ये मोटाई और ये क्षेत्रफल चेंज कर दोगे तो K का मान चेंज हो जाएगा, नहीं, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज कब होगा, जब आप पदार्थ बदल दोगे या फिर क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो चेंज होगा। अदरवाइज डायमेंशन चेंज करने से जो है चेंज नहीं होगा। जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, R = ρL/A, इसके बारे में क्या पढ़ते हो कि ये जो है ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही समझ लो, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लंबाई पर, मोटाई पर, चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। धातुओं की ऊष्मीय चालकता जो है अधातुओं की तुलना में अधिक होती है, तो ये भी सही है, ये सही है। ऊष्मीय चालकता पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है, अच्छा ये गलत हो जाएगा, नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है। निम्न में से किसकी ऊष्मीय चालकता सर्वोत्तम है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत दोनों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चालक है, सर्वोत्तम चालक है, वो है चांदी। चांदी क्यों, क्योंकि चांदी की थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चांदी की जो थर्मल कंडक्टिविटी है कि ये भी सबसे ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जिसे हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, ये भी जो है ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर केल्विन में है 406 है, कॉपर 385 जस्ट नीचे। तो सिल्वर एंड कॉपर दोनों जो है बढ़िया जो है कंडक्टर है हीट के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, ऊष्मा के लिए और विद्युत धारा के लिए भी। उसके बाद गोल्ड है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील है, लेड है।
तो ये सारे जो है आपके अच्छे चालक हैं, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। और ये गुड कंडक्टर जो है ऊष्मा के लिए तो है ही, साथ में हीट के लिए भी ये सारे जो है गुड कंडक्टर आप बोल सकते हो। जनरली जो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं वो विद्युत के भी अच्छे चालक होते हैं, जनरली ऐसा होता है। उसके बाद देखो आइस का कितना कम है, ग्लास का देखो, कांच का कितना कम है, पानी का 20 डिग्री सेल्सियस पर देखो कितना कम है, वुल का और भी ज़्यादा कम है, ये स्टायरोफॉर्म जो सबस्टांस है उसका देखो कितना कम है, और देखो एयर का 0 डिग्री सेल्सियस पर ये भी कितना कम है, लकड़ी का। तो ये सारे जो है बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, खराब चालक। खराब चालक जो है ऊष्मा के लिए भी और विद्युत धारा के लिए भी खराब चालक है। इसको आप इंसुलेटर भी बोल सकते हो। तो बैड कंडक्टर भी याद रखना है, इंसुलेटर भी ध्यान में रखना है। खराब चालक भी बोल सकते हैं और कुचालक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे को हम खराब चालक भी बोल देते हैं या फिर कुचालक भी बोल देते हैं, तो दोनों के लिए आप तैयार रहे। निम्न में से किसकी ऊष्मीय चालकता सबसे कम है? के जो है किसकी जो है सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुचालक। जो इंसुलेटर होते हैं उसकी ऊष्मीय चालकता जो है बहुत कम होती है, तो बी हमारा आंसर। एक आदर्श चालक की ऊष्मीय चालकता होती है, देखिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल, आपने ये पढ़ा। अब जो आदर्श चालक होता है उसके लिए ऊष्मीय चालकता अनंत होती है, अनंत, ऊष्मीय चालकता अनंत। सोचो ये अनंत हो जाए, अगर ये अनंत हो जाए तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये अनंत हो जाए, यानी ऊष्मा कि जो स्थानांतरण की दर है वो अनंत है, मतलब बिल्कुल भी 0% जो है रुकावट है ऊष्मा के स्थानांतरण में। ऐसा चालक प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका जो के है वो अनंत हो जाए। प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल थ्योरी है ये कि अनंत थर्मल कंडक्टिविटी है किसी चालक के पास। प्रैक्टिकली जो है ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। सोचो सिल्वर को हम बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ चालक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 406 वाट पर मीटर पर केल्विन में है, ये 406 है। सोचो 406 है तो हम लोग सिल्वर को बेस्ट मान रहे हैं, 406 पर ही सिल्वर जो है बेस्ट हो जा रहा है, 406 पर सिल्वर बेस्ट हो जा रहा है, और यहाँ हम अनंत की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा चालक। एक आदर्श कुचालक, अब कुचालक की बात की जा रही है। हम लोगों ने कुचालक देखा यहाँ पर इस वाले में, ये सारे जो है हम इसको कुचालक बोल देते हैं, ये आइस से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि इन सब की थर्मल कंडक्टिविटी जो है बहुत ही कम है, यहाँ देखो 0.024 है। जो आदर्श कुचालक होते हैं उसके लिए हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी 0 बोलते हैं। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी 0 हो जाए तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी 0 हो जाएगा, मतलब हीट ट्रांसफ़र की जो रेट है वो 0 है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही है। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है जिसमें बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र ना हो, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी जो है होती ही है, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही, लेकिन हीट ट्रांसफ़र जो है वो होती है। बिल्कुल भी ना हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है, तो 0 हमारा हो जाएगा। तो आदर्श चालक और आदर्श कुचालक प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट जो है ये दोनों नहीं करते हैं, लेकिन आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आइडियल इंसुलेटर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो 0। आइडियल कंडक्टर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अनंत। खाना बनाने वाले बर्तनों की ऊष्मीय चालकता और विशिष्ट ऊष्मा अधिक होनी चाहिए। देखिए विशिष्ट ऊष्मा के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऊष्मीय चालकता के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब सोचो चूल्हे पर आपको चढ़ाना है एक बर्तन खाना पकाने के लिए, आप क्या चाहोगे? वो जो बर्तन है जल्दी गर्म हो जाए या फिर धीरे 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 डांस करते हुए गर्म हो? क्या चाहोगे? जल्दी से गर्म हो जाए ताकि गैस की भी बचत हो और खाना भी जल्दी पक जाए। तो मान लीजिए कि 2 पदार्थ हैं, एक की जो विशिष्ट ऊष्मा है स्मॉल s वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और एक की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ रहे हो? ये जो पदार्थ है मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये जो 1 वाला पदार्थ है इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, जबकि जो ये पदार्थ 2 है इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मात्र 0.1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो आपको तो बर्तन वैसा ही चाहिए ना जो खटक से गर्म हो जाए। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मात्र हमें इतनी ऊष्मा चाहिए, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। मतलब जो खाना बनाने वाला बर्तन जो है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो तो कम होनी चाहिए,
कम होनी चाहिए, जितनी कम उतना हमें फ़ायदा, जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर हम ये भी चाहेंगे कि ये जो बर्तन है वो तेज़ी के साथ हीट का ट्रांसफ़र करे ताकि पूरा बर्तन जो है गर्म हो जाए। हीट ट्रांसफ़र की जो रेट है उसमें फास्ट हो, मतलब के जो है ज़्यादा हो। तो ऊष्मीय चालकता जो है वो तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए। ऊष्मीय चालकता अधिक और विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए। तो जो धातुएं होती है, मेटल्स होती है, इन्हीं का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं बर्तन के रूप में, बर्तन बनाने में। तो इसकी जो ऊष्मीय चालकता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये हाई होती है और जो विशिष्ट ऊष्मा है ये कम होती है। ऊष्मीय प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होगा? आप देखो, ऊष्मीय प्रतिरोध, अब तक हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मीय चालकता के, कैपिटल के। अब है ऊष्मीय प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होगा, जहां L चालक की लंबाई, A काट का क्षेत्रफल और K ऊष्मीय चालकता गुणांक है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T बराबर KA डेल्टा T बाई L, ये पढ़ा ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा T बराबर डेल्टा T बट्टे में L बाई KA, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सोचो, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, सही है ना। ये जो L बाई KA है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध, यानी कि डेल्टा T बाई RH। और ये क्या है, हीट करंट। अब याद करो आप, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई R, होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना I बराबर V बट्टे में R। तो ये जो V होता है एक्चुअल में डेल्टा V होता है, डेल्टा V बाई R। तो ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ये है थर्मल रेजिस्टेंस। ये है विभव में अंतर, ये है ताप में अंतर। तो देखो कितना मिलता जुलता है ना। ये इलेक्ट्रिक करंट है और यहाँ मैंने लिखा है IH हीट करंट, जो कि है डेल्टा T बाई RH। देखो कितना मिलता जुलता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप ये भी याद रख सकते हो। और देखो यहाँ पर याद करो, जो RE होता है वो रो L बाई A होता है, और यहाँ जो RH है वो क्या है, L बाई KA, यानी कि 1 बाई K इंटू में L बाई A। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो, जो रो है यहाँ पर उसके स्थान पर 1 बाई K आया है, जो L है उसके स्थान पर L आया है, और जो A है उसके स्थान पर A आया है। तो कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का याद है तो आप हीट वाले चैप्टर का भी ऐसे लिख सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का डेल्टा V बाई R होता है, हीट करंट का डेल्टा T बाई R होता है। यहाँ पर R होता है रो L बाई A, यहाँ पर R होता है L बाई KA। तो रो के स्थान पर 1 बाई K है, L की जगह पर L है, A की जगह पर A है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ये है थर्मल रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सही फॉर्मूला क्या है, RH इज इक्वल टू L बाई KA, C हमारा राइट आंसर। तो थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी, इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, याद रखिएगा। थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी, इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। देख लो यहाँ पर, जिसके लिए हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी हाई बोलते हैं उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। धातु के लिए, मेटल के लिए हम लोगों ने कहा थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हीट करंट डेल्टा T बाई RH, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर काट दो इसको। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हीट करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो, और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। डेल्टा Q बाई डेल्टा T है, यहाँ पर Q जो है हीट है और यहाँ पर Q चार्ज है। हीट करंट डेल्टा T बाई RH, यहाँ पर डेल्टा V बाई RE। जो RH है वह है थर्मल रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 1 बाई K L बाई A। यह है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि होता है रो L बाई A। तो L बाई A यहाँ भी है, L बाई A यहाँ भी है, यहाँ पर रो है तो यहाँ पर 1 बाई K है। L जो है अलॉन्ग द हीट करंट हमें लेना है, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। और परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो जो है एरिया जो है हमें लेना है। यहाँ भी जो हम लेंथ लेते हैं, इस वाले में भी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, और जो एरिया लेते हैं वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। अब देखो, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है और ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। ये चीज़ आप पढ़ते हो ना, R इज इक्वल टू रो L बाई A।
भाई ये जो है ये तो टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक ऐसे ही जो RH में L/Ka है, मैंने इसके बारे में आपसे कहा कि K जो है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर जो है डिपेंड करती है। लेकिन ये जो R है यहाँ पर, ये लंबाई पर, काट के क्षेत्रफल पर और खुद रो पर, जो कि खुद तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इन सारे पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर हो जाएगा, लेंथ पर, काट के क्षेत्रफल पर और के पर डिपेंड जो है ये रेजिस्टेंस जो है थर्मल रेजिस्टेंस करता है। मतलब जिस चीज़ पर के डिपेंड करती है उस पर ये भी डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। जो ऊष्मीय प्रतिरोध है और विद्युत प्रतिरोध है, ये दोनों ही लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर, इन सारे पर जो है डिपेंड करते हैं। जबकि के और रो ये दोनों डिपेंड करते हैं केवल टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। ये सब अंतर आपको अच्छे से याद रखने हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ऊष्मीय प्रतिरोध L/Ka, ये फॉर्मूला है। सबका SI मात्रक लिखो। लेंथ के लिए मीटर आएगा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आएगा और K का हम लोगों ने जस्ट देखा था वाट पर मीटर पर केल्विन। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो ये मीटर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 वाट पर मीटर पर केल्विन और ये मीटर है, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। मीटर इनवर्स है और ये मीटर है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर वाट -1, यानी कि वाट इनवर्स और केल्विन। तो हम इसको बोल सकते हैं केल्विन पर वाट, केल्विन प्रति वाट हमारा हो जाएगा। तो ये जो RH है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन प्रति वाट। तापांतर बट्टे में ऊष्मीय प्रतिरोध ΔT/RH, ΔV/RA, ये बराबर है इलेक्ट्रिक करंट और ये बराबर है हीट करंट। ऊष्मा धारा हीट करंट। धातुएं विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि जनरली जो धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि धातुओं के पास जो है बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसीलिए यदि द्रव और गैस को ऊपर की तरफ से गर्म किया जाए, ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा? जैसे मान लो कि पानी है जो कि द्रव है और हम यहां पर क्या करें, इसको गर्म करें। गर्म करने से क्या होगा? यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये हल्के हो जाएंगे। मतलब बोल सकते हो कि यहाँ का जो पानी है, नीचे वाला पानी जो है ये हल्का हो जाएगा और हल्का होकर के ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर का पानी जो है नीचे आ जाएगा। तो ये तो है भाई कन्वेक्शन यानी कि संवहन में ऊष्मा का जो है संचरण होगा, माध्यम के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर मान लो ये जो पानी है हम इसको हीट करें, लेकिन ऊपर से ऐसे सोचो, ऊपर का पानी हल्का हो जाएगा तो क्या ये पानी नीचे जाएगा? नीचे नहीं जाएगा, ऊपर का पानी ऊपर ही रह जाएगा। यानी ऊपर के जो कण होंगे वो नीचे नहीं आएंगे, नीचे के कण ऊपर नहीं जाएंगे। तो जो पानी गर्म होगा ऐसे कंडीशन में वो होगा कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा। यहाँ पर चालन के द्वारा, यहाँ पर संवहन के द्वारा। तो चालन हमारा आंसर। बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि जो बुरादा है ऊष्मा का कुचालक है। डी हमारा आंसर। ऊष्मा के खराब चालक या कुचालक के उदाहरण देखो कौन कौन से हैं। बर्फ है, वायु है, बुरादा है, लकड़ी है, कांच है, ऊन है, माइका है, मिट्टी है, एबोनाइट है, एस्बेस्टस है, स्टाइरोफोम है। ये सारे जो है अच्छे से आपको याद रखने हैं, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है। धातुओं के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? धातुओं के चायदानी में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो है ये खराब चालक है, या फिर बोल सकते हो कि कुचालक है। तो जो कुचालक होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है,
थर्मल रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है तो जो हीट का ट्रांसफ़र है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, ये जो हीट ट्रांसफ़र की रेट है वो कम हो जाती है, ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो कम हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 59 जो है समाप्त होता है। कुछ और सवाल हम लोग करेंगे हीट ट्रांसफ़र के ऊपर। हीट ट्रांसफ़र के ऊपर जो है सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। हीट ट्रांसफ़र के ऊपर हम लोग कुछ और प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद जो है हमारा ये भी टॉपिक जो है, टॉपिक या फिर बोल सकते हो अपने आप एक चैप्टर ही है, ये भी समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।